हेलो लर्नर्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5th चैप्टर पदार्थों के पृथक्करण। पृथक्करण शब्द होता क्या है, इसका हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं। जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमें अगर उसमें से कुछ भी खाने की चीज़ पसंद नहीं है तो हम उसमें से अलग कर देते हैं और निकाल के बाहर रख देते हैं, और जो हमें पसंद होता है वो चीज़ हम खा लेते हैं। तो उसे बोलते हैं पृथक्करण, मतलब अलग करने की प्रक्रिया। तो जब हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं तो उसको कैसे कैसे करते हैं वो जानने वाले हैं हम इस चैप्टर में, जो है हमारा पदार्थों का पृथक्करण। तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, जो आएगा हमारा, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट यही है जो इसका एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने पृथक्करण का, कि जब हम चाय को छलनी से छानते हैं तो उससे जो चाय पत्ती होती है उसको हम अलग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है इसका, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, और रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। ओटने शब्द का मतलब हम इससे पहले वाले चैप्टर में समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने इमेज भी दिखाई हुई है। यहाँ पे दही से मक्खन को अलग किया जा रहा है। ये हमारी प्रक्रिया है। इसको अब देखते हैं बोलते क्या है। यहाँ पे एक टेबल दिखाई गई है, उस टेबल को देख लेते हैं कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। जब हम चावलों से पत्थरों को पृथक करते हैं तो उद्देश्य हमारे ये होते हैं कि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। और पृथककृत अवयवों को हम क्या करते हैं, अलग करने के बाद हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। जब हम चावलों से पत्थरों को निकालते हैं हम उनको फेंक देते हैं। अब हम देखते हैं मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। तो उसमें क्यों करते हैं हम, अनुपयोगी अवयवों को अलग करना। और जब हम उस अवयवों को अलग कर लेते हैं तो उनका क्या करते हैं हम, उसके अशुद्धियों को भी फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों को पृथक करना, उसका उद्देश्य होता है हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। और फिर अलग करने के बाद क्या करते हैं, हम उनके अवयवों को दूसरे उपयोगों में, दूसरी चीज़ों में उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अधिक विभिन्नता होती है, वही हम सीखने वाले हैं। तो हमारा पॉइंट यही है 5.1, पृथक्करण की विधियां। तो हम इस चैप्टर में पृथक्करण की विधियां भी जानेंगे। सबसे पहले विधि है हमारी हस्तचयन। हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चुनना, मतलब हाथ से चुनने वाली विधि को बोलते हैं हस्तचयन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है हमको। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों में से कुछ बड़े बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। हस्तचयन विधि का उपयोग, यहाँ पे इमेज में भी दिखाया गया है कि एक व्यक्ति गेहूं में से, अनाज में से पत्थरों को अलग कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड, जो विधि है हमारी थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे।
सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। बहुत ढेर लगा हुआ होता है खेतों में जब हम देखते हैं। आमों तथा अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है, जिसके लिए हम उपयोग करते हैं ये वाली विधि, थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कण अथवा अनाज को पृथक करने के लिए के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इमेज में भी दिखाया गया है, एक व्यक्ति गट्ठर को पकड़ रखा है इसने अनाज के, और फिर उसको पीट रहा है और अनाज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है नीचे। यहाँ पे देखिए ये थ्रेसिंग है। और फिर नेक्स्ट अब हम देखते हैं किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। यहाँ पे इमेज में भी दिखाया गया है, इधर से हवा चल रही है, इधर को चल रही है हवा, और फिर ये महिला ये अनाज को बरसा रही है, और जो भूसा है ये वो यहाँ पे आ जा रहा है, और जो अनाज है वो जो जरूरी चीज है वो यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। इस विधि को बोलते हैं निष्पावन विधि। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्नकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विधि आती है हमारी चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है, कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, तो हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, जिसमें हम आटे को एक छलनी में डाल के और ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं तो आटा नीचे निकल जाता है, और जो उसकी अशुद्धियाँ हैं वो हमारी छलनी में रह जाती है, तो उसे बोलते हैं चालन विधि। जैसे कि यहाँ इमेज में भी दिखाया गया है, ये है हमारी चालन विधि। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। चालन द्वारा पत्थर डंडियों तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाता है को दूर करते हैं चालन विधि से। ये भी एक चालन विधि का एग्जाम्पल है। जब आप कहीं पर घर बनता हुआ देखेंगे तो फिर वहाँ पे जो मजदूर होते हैं वहाँ पे वो मसाले को छानते हैं, और जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर ऊपर रह जाते हैं, और जो ज़रूरत का सीमेंट होती है वो सब हमारी नीचे रह जाती है। इसको भी चालन विधि द्वारा ही किया जाता है। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने के लिए करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना असंभव होता है, मतलब संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कणों को दूर करने के लिए, तो हम उसके लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं वो देखने वाले हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के
नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसाद कहते हैं। अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह यहाँ पे पानी में अशुद्धि थी, तो उन्होंने उस पानी को बिना हिलाए, यहाँ अशुद्धि नीचे बैठ गई है और फिर पानी को दूसरे बर्तन में पलट लिया है, और ये मिट्टी और जल का मिश्रण था जिसको इन्होंने शुद्ध कर लिया बाद में इस प्रक्रिया द्वारा, निस्तारण और अवसादन विधि द्वारा। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिर फिल्टर कहते हैं। यदि जल अब भी गंधला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र होते हैं। रंध्र मतलब छेद, छोटे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि और भी पानी हमारा साफ हो सकता है। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिससे अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यहाँ पे इन्होंने यूज किया इन्होंने फिल्टर पत्र का। ये इन्होंने कोन बनाया और फिर पानी डाला, यहाँ पे पानी हमारा फिल्टर हो गया, बिल्कुल साफ पानी निकल रहा है, और जबकि इन्होंने यहाँ पे गंदा पानी छाना था। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने के लिए भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को पृथक करने के लिए इस मिश्रण को कपड़े में डालकर छानते हैं, जिससे हमारा पनीर अलग निकल जाता है और उसका पानी बाहर निकल जाता है। अब आती है हमारी वाष्पन विधि। वाष्पन विधि में क्या होता है? वाष्पन विधि में हम नमक जो बनाते हैं वो इसी विधि से बनाया जाता है। यहाँ पे अब हम देखते हैं जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया वहाँ पर निरंतर होती रहती है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण होता है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश में जो जल ऊपर उड़ जाता है और फिर नमक हमारे गड्ढों में रह जाता है। इस प्रकार नमक बनता है। यहाँ पे एक समुद्र किनारे की ही इमेज दिखाई गई है। यहाँ पे गड्ढे बना के और नमक बनाया जा रहा है। समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। यहाँ पे वाष्पन तथा संघनन विधि का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे कैसे देखते हैं अभी कैसे काम करती है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं।
कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक जल नहीं घुल सकता और अब यह विलय संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें हम नमक घोल लेते हैं, पर लेकिन जब घोलते रहते हैं पानी में नमक को, तो वो कुछ एक सीमा पर ऐसा होता है कि वो नमक नहीं घुलता, तो उसको बोलते हैं संतृप्त जल। यहाँ पे दिखाया गया नमक को जल में घोलना। फिर यहाँ पे टेबल दी गई है और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो हमने अपने चैप्टर में आज डिस्कस किया मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निश्चंदन, हस्चन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग और निष्पावन। तो ये सब हमारे एग्जाम्स में काफ़ी अच्छी तरह से पूछी जाती हैं। तो फिर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।